वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग 4.2 डिटरमिनेंट का थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप दैट कि आप लोग क्लियर कर चुके होंगे 4.1, क्योंकि जब तक आप लोगों ने 4.1 नहीं पढ़ा होगा तो 4.2 का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा। हम बार बार आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी वीडियो को आप सीरियली रूप से पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तो कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और नहीं कोई डाउट होगा। तो 4.2 में कुछ प्रॉपर्टी हैं, उस प्रॉपर्टी को देख लिया जाए। कम से कम मिनिमम 6 या 7 प्रॉपर्टी बताएंगे आपसे। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टी को एक साथ एडजस्ट करके बताएंगे। इससे क्लियर क्या होगा कि आप कम ही प्रॉपर्टी में टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें 14 या 15 मैक्सिमम क्वेश्चन है। हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जैसे ही हमने बता देंगे आपको, उसके बाद हर क्वेश्चन बनाने से पहले उस वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को बना लीजिएगा खुद से। बनाने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा कि किस तरह से हम बता रहे हैं, तब जाकर आपका जो वर्क है पेन और पेपर पर वो मैथ आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी का गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, सारणी का गुणधर्म क्या है? तो सबसे पहले बता दें हम हिंदी मीडियम वाले को कि हम उसका जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग बताएंगे, और आप लोग पेन और पेज लेकर रखो अपने पास, जो कि फेयर करते चलना है। तो फेयर में आप पेन और पेज लेकर रखो और पहले आप नोट कर लो कि क्या हम बता रहे हैं। तो इसको पहले मीनिंग समझा देते हैं, उसके बाद इसका हिंदी में डिफिनेशन बता देंगे। लेट ए इक्वल टू आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि n ऑर्डर का है। n ऑर्डर मतलब क्या? 2 × 2, 3 × 3, 1 × 1। तो 1 × 1 की चर्चा हम कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी डिटरमिनेंट में जो चर्चा होता है वो 2 × 2 का होगा या 3 × 3 का ही बारे में हम कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया। आई होप दैट कि ए आई जी जो होगा वो 2 × 2 ऑर्डर में होगा या 3 × 3 ऑर्डर में होगा। देन ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश, यानी वैल्यू ऑफ ए निकालो या वैल्यू ऑफ ए का पहले डैश निकाल लो और तब उसका आप वैल्यू निकालो। दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यही इस प्रॉपर्टी का कंडीशन है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स इंटरचेंज। Value of determinant remains unchanged if its row and column are interchanged। कह रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट का मान जो है वो बदलता नहीं है यदि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको नोट करेंगे। क्या बता रहे, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि कोई, लिखिए, यदि कोई सारणी दिया गया हो वर्ग आव्यूह में, यदि कोई सारणी दिया गया हो वर्ग आव्यूह में एवं उसके पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से, यदि कोई सारणी दिया गया हो वर्ग आव्यूह में तब उसके पंक्ति को स्तंभ में यानी कि रो को कॉलमन में और कॉलमन को स्तंभ में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के रूल के अनुसार। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑर्डर n, देन ए इक्वल टू ए डैश, परिवर्तन करेंगे तो डैश से दिखाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता चुके हैं पहले ही। इट्स मीन्स the value of determinant remains unchanged if row and columns are interchanged। क्लियर हो गया? यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, लेकिन डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? तो कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि a इक्वल टू 2 3 4 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। 2 × 2 ऑर्डर का है, सिंपल है, 2 × 2 ऑर्डर का है। तो चूँकि इसका कह रहा है कि पंक्ति को स्तंभ बदल दिया जाए, यह है R1, यह है R2, यह है C1 और यह है C2। 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो इसका हम क्या निकाल दे? ए डैश निकाल देते हैं। तो ए डैश निकाल लिया जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 3, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 और 5, 4 और 5, क्लियर हो गया। यह ए है और यह ए डैश है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो को इंटरचेंज किया गया किसमें, नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में। चलिए अब जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, यही तो आपका प्रॉपर्टी है कि ए और ए डैश का दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर, देखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 × 5 - 4 × 3, ये हो गया 10 - 12 इक्वल टू -2। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू हो गया कितना, -2। आई होप डैट यू आर क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए इधर आते हैं। तो ए डैश इक्वल टू, तो ए डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ 10 माइनस कितना 12, तो वैल्यू ऑफ ए डैश इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -2। यू आर राइट। यहाँ से क्लियर हो चुके हैं कि यह वैल्यू ऑफ ए हो या वैल्यू ऑफ ए डैश हो, दोनों पोजीशन में, यानी कि पंक्ति को इंटरचेंज कर दे रो में, पंक्ति को इंटरचेंज कर दे कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे रो में, फिर भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 1 था। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरा क्या कहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, क्योंकि हम बता चुके हैं पहले ही कि अगर आप थ्योरम क्लियर करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई डाउट नहीं होगा। इसमें 15-20 प्रॉपर्टी है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी को हम कंपोज करके आपका 5-6 प्रॉपर्टी में ही क्लियर करवा देंगे, क्योंकि अधिक आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, याद करना ही नहीं है। अगर आप समझ सकते हो तो क्लियर है यहीं पर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, बार बार हम कह रहे हैं हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है, अगर उसका प्रॉपर्टी हम लिखवा रहे हैं तो पेज और पेन लेकर बैठे और तुरंत आप नोट कर लें। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, कह रहा है कि यदि किसी सारणी का रो और कॉलम, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम जो है ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, यदि किसी सारणी का कोई रो और कोई कॉलम जो है वह 0 होता है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज अ 0, तब क्या होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। चलिए आप हिंदी मीडियम हो तो आप लिख सकते हो कि लिखिए, पेन उठाकर तब लिखिए, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य हो, फिर से, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य हो तो उस सारणी का मान भी शून्य के बराबर होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट से प्रॉपर्टी जो है वह उस टाइम काम आएंगे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन को देखते हुए ही हम आंसर बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो आइए ये क्वेश्चन यहाँ हम डील करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। इसको हटा सकते हैं हम लोग, आप इस वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी सारणी का यदि एक पंक्ति और एक स्तंभ का मान बराबर हो जाए तो सारणी का मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। यानी कि एक पंक्ति और एक स्तंभ का मान 0 हो जाए, तो ये हमने ले लिया 0 0 0 2 4 0, या कुछ भी लिखो यहाँ पर 3 6 8 और क्या लिख दिया 9, ये एक आपका डिटरमिनेंट है। कह रहा है कंडीशन में ही कह रहा है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मान यदि शून्य हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर यह R1 है, यह R2 है और यह क्या है, R3 है। तो जनरल से बात है कि यह R1 है, और चूँकि R1 का ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 0 इक्वल है। तो बाय कंडीशन, बाय प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बहुत बहुत काम का चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बहुत बहुत आपके लिए काम का चीज़ है। तो ऐसा क्वेश्चन आप बनाओगे, 2-4 मिनट समय खत्म होगा, आप देखते हो आंसर बना दोगे। तो वैल्यू ऑफ ए निकाल कर देख लेते हैं यहाँ पर, साइन प्लस माइनस प्लस, यू राइट। यहाँ 0, तो 0 पर हम देखते हैं कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बंद कर दिए, 4 3 8 और 9, -0 -0 पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बंद कर दिए 2 3 6 9, 2 3 6 और 9, +0 +0 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बंद कर देते हैं हम 2 4 6 8,
2 4 6 और 8। इस प्रकार से हम देख पाए हैं कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, -0 और +0। तो क्लियर रूप से आप हो गए कि वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ, मेरा 0 हुआ। तो आई होप डैट यू आर क्लियर यहाँ हो चुके होंगे कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 हो तो उस सारणी का मान 0 के बराबर होता है। इफ एनी डिटरमिनेंट 1 row and 1 column each element are be 0 then determinant value is always 0। तो क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक आप लोगों ने। चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पर वीडियो नंबर यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में नॉलेज लेते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि इफ़ 2 रो और कॉलम्स, हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना ले, तुरंत इसका हिंदी हम लिखवाएंगे। इफ़ 2 रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट change its sign, then the value of determinant no change but its sign will be change। करा कि देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नो चेंज, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा, बट लेकिन इट से साइन विल बी चेंज, लेकिन उसका साइन जो होगा वह क्या होगा, चेंज होगा। तो आइए हम इसको क्लियर रूप से आपको लिखवा देते हैं कि क्या है यह। कह रहा है कि यदि किसी, पहले समझाते हैं क्लियर रूप से, यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम को चेंज करते हैं, तो जैसे ही 2 रो और 2 कॉलम को चेंज करते हैं, जैसे कि यह R1 है और यह R2 है, तो मतलब है R2 को R1 के प्लेस पर और R1 को R2 के प्लेस पर इंटरचेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैल्यू जैसे वैसे रहेगा, लेकिन उसका साइन जो है, उसका जो साइन है वह साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यही कंडीशन कह रहा है। तो लिख सकते हैं आप लोग कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदलने पर, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को आपस में बदलने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति एवं 2 स्तंभ को आपस में बदलने पर, लिखते समय सोचना भी बढ़िया से है, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति एवं 2 स्तंभ को आपस में बदलने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। क्लियर हो गया। यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति एवं 2 स्तंभ को आपस में बदलने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस सारणी के चिन्ह जो है वह बदल जाता है। तो आइए एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि उस सारणी का जो चिन्ह है वह किस तरह से बदलेगा। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 3 है, आप रिमेंबर करते चलिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने बताया है कि किसी सारणी के पंक्ति स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी सारणी का एक पंक्ति और एक स्तंभ के सभी स्तर से 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। 3rd नंबर कंडीशन ने कहा कि इफ एनी डिटरमिनेंट 2 रो एंड 2 कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ नॉट चेंज बट इट्स साइन विल बी चेंज। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, फिर इसका 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करके फिर वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे और देखेंगे कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका इक्वल आ रहा है, बट साइन जो होगा वह इक्वल नहीं होगा। चलिए वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, प्लस माइनस और प्लस, आप सिंपलीफाई निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो पर 2 पर वर्क करते हैं, तो 2 पर सामने सामने इसको बंद कर दिया हमने, क्या बचा 4 2 3 4 2 4 2 3 और 2 4 2 3 और 2। चलिए -3 पर, तो -3 पर देखा जाए 2 2 2 2 1 2, यू आर राइट, 2 2 1 2, +1 पर +1 पर सामने सामने कर दिया 2 2 4 1 3
1 3। यू आर राइट। है तो क्लियर है आप लोग। चलिए 2 8 - 6 3 4 - 2 + 1 6 - 4। यू आर राइट। तो 2 × 2 - 3 × 1 + 1 × 2। यह कितना हो गया मेरे पास 4। यह -3 +2 6 6 - 3 = 3। यू आर राइट। तो यहाँ तक आई होप दैट कि क्लियर हो चुके होंगे कि वैल्यू ऑफ ए जो है आया हुआ है वो कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है। सेम प्रोसेस यह है, केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किस पर R2 पर। कह रहा है कंडीशन कह रहा है कि 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए। उस कंडीशन में जो वैल्यू है 3 ही आएगा, वैल्यू ऑफ ए भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आया हुआ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस आएगा। तो एग्जाम्पल आप समझ लेते हो जब तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन को सिम्प्लीफिकेशन से आप बना सकते हो। तो आइए तो ए = चेंज करते हैं R1 R2 को। यह है मेरा R1 और ये कौन सा है R2। तो R1 को R2 पर 2 4 2 2 4 2 2 2 3 1 2 3 1। समझ रहे हैं कि नीचे वाला R2 को ले गए R1 पर, R1 को लेकर आ रहे R2 पर। 1 3 2 1 3 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। साइन देख लो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 × हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बंद कर दिया गया 3 1 3 2 3 1 3 2, ठीक है। -4 तो -4 का हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बंद कर दिया 2 1 1 2 2 1 1 2 +2 के सामने सामने बंद कर दिया गया 2 3 1 3 2 3 1 3, ठीक है। चलिए तो 2 आई होप डेट क्लियर हो रहा है आप लोगों ने। मल्टीप्लाई कीजिए 6 - 3 -4, मल्टीप्लाई कीजिए 4 - 1 +2, मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 - 3, ठीक है ना। क्लियर हो आप लोग। चलिए तो 2 × 3 -4 × 3 + 2 × 3। चलिए यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6। तो 2 × 3 एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं +2 पर। तो +2 पर एक काम करते हैं, +2 पर यहाँ काम करते हैं तो +2 पर फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितना आया 6, यहाँ पर कितना आया 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना है -12 है। तो यहाँ दिख रहा है हमको कि 6 + 6 12 - 12 इक्वल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ 0 आया है, यहाँ 3 आया। तो आई होप डेट कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा हम लोग का। तो यहाँ फिर से क्लियर रूप से देख लिया जाए तो 2 पर सामने सामने बंद किया, ठीक है। क्लियर 3 पर हमने सामने सामने बंद कर दिया, कितना दिखाई दे रहा है 2 2 1 2 2 2 1 2। आप लोग भी खोजते चले कहाँ पर इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। 1 पर सामने सामने बंद कर दिया गया, ठीक है। 4 × 2 8 - 6। यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 2 4, ठीक है, और -2, ठीक है। यहाँ पर कितना है तो 6 - 4 6 - 4, ठीक है। यहाँ तक 2 × या 2 है। यहाँ देखिए तो कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको रीचेक कीजिए, रीचेक होगा तो आप क्लियर कर पाओगे। तो 4 × -2 = 1 लिखिए, कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ क्लियर हो पा रहे हैं आप लोगों ने। 4 × 2 × 2 4 - 6 +2। तो यहाँ पर 4 + 2 कितना हो गया 6 6 - 6 = 0। तो यह 0 है और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम -0 लिख सकते हैं। क्या कोई डाउट है क्या। तो 0 और ये क्या हुआ -0, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या आया हुआ है सेम आया हुआ है। लेकिन यहाँ -0 लिखो या +0 लिखो मेंशन नहीं करता है। तो सर एक ऐसा भी एग्जांपल बताएं कि यहाँ पर नंबर हो और वही सेम नंबर डिफरेंट के फॉर्म में हो, तब हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ यह जो वैल्यू है जितना आया हुआ है सेम वैल्यू उतना ही किस में आया हुआ है माइनस के फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ तो आप लोग क्लियर कर पाए इस एग्जाम्पल से कि यह वैल्यू कितना आया हुआ है 0 आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है -0 आया हुआ है। लेकिन एक ऐसा भी रियल नंबर होना चाहिए कि जो कि आपका वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पर 2 आए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं उस तरह का। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग एकदम यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन जो मेरा है वह सही है कि गलत है और प्रॉपर्टी के यूज हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या दिखा रहा आपको कि ए जो है ए 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं
तो वैल्यू ऑफ ए का अगर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए भी आता है तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, केवल साइन जो है वह चेंज होगा। चलिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस और प्लस 2 पर वर्क करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कैलकुलेशन अपने से करो, कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मे भी कैलकुलेशन जितना आप करोगे उतना ही क्लियर होते जाएगा। 2 -1 -5 और 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, एक बुक का ही क्वेश्चन है आपका। 2 -1 3 और 0, 2 0 -1 पर माइनस माइनस प्लस 0 -1 3 और 0, सामने सामने बंद कर दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बंद करने के बाद 2 0 -1 3 और 0। चलिए प्लस माइनस माइनस 2 पर देखा गया तो 0 2 3 -5 0 2 3 -5। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 0 या माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस होगा, माइनस कितना 5 प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 3 -2 0 -6। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए फिर समझ लिया जाए। मल्टीपल करें 0 या माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर एक माइनस होगा तो -5, यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 या माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा -2, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यह 0 हो गया, यह कितना होगा -6 हो जाएगा। -10 प्लस कितना 3 माइनस माइनस प्लस कितना 12 हो गया। चलिए तो ये हो जाएगा -10 प्लस 15 इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ये आपका एकदम एक्जैक्ट क्लियर हो पाएगा कि सही है कि गलत है। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 आया, तो हम यहाँ पर या इस प्रॉपर्टी से कन्फर्म करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करके, और वहाँ पर क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। चलिए तो इंटरचेंज करते हैं, R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 पर। सर किसी को हम कर सकते हैं, हाँ किसी को कर सकते हैं, 2 रो या 2 कॉलम को। तो यह R1 है और एक कौन सा है मेरा है R2, दोनों को इंटरचेंज कर दिए। तो इंटरचेंज करते हैं 0 2 -1 2 -1 -2 3 -5 और 0, 2 रो और 2 कॉलम की इंटरचेंज किए। R2 को R1 के प्लेस पर, R1 को R2 के प्लेस पर। अब सेम वैल्यू आएगा, केवल यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस आया होता तो वहाँ पर क्या आया होता प्लस आया होता। यू आर राइट। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अगर ए है तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, साइन देख लो, प्लस माइनस और प्लस 0 पर वर्क करते हैं हम, तो सामने सामने बंद कर दिया गया, -1 -2 -5 और 0। ठीक है, -2 पर, तो -2 पर सामने सामने बंद कर दिया जाए तो 0 -2 3 और 0 प्लस माइनस माइनस -1 पर, -1 पर देखा जाए तो -1 पर 2 -1 2 -1 3 और -5। आई होप दैट यू आर क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है, कोई है नहीं इतना मुश्किल। 0 इंटू एनी नंबर, 0 में अगर किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, -2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -1 इंटू यह -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए तो यह हो गया कितना -12 है, -12 है हो गया यहाँ पर कि 2 इंटू 6 इक्वल टू -12 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -7 हो जाएगा, -7 तो माइनस +7 तो +7 हो जाएगा, तो -12 है, -12 + 7 इक्वल टू -5 एग्जैक्टली। यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ पाया कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए होगा, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का होगा। तो आई होप दैट कि आप क्लियर हो चुके होंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखकर कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सही रहें, और यह लॉकडाउन का नियम का पालन करें, क्योंकि जब सरकार चाह रही है कि हम देश को बचाएं तो केवल एक आदमी को कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर केवल मोदी सरकार चाह रहे हैं कि इस देश से महामारी को हटा दिया जाए तो केवल उनको चाहने से नहीं होगा। जब तक कि हम लोग मिलकर इस विडंबना को उठाएंगे नहीं, इस पर काम नहीं करेंगे। जैसे केवल हम चाहते हैं कि आप लोगों को पढ़ा देते, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप नहीं चाहते हो पढ़ना तब तक,
तो अपना सोच बदलो तो अपने आप को बदल पाओगे। इसी तरह से आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सही रहिए और ऑनलाइन यूट्यूब मैथमेटिक्स केयर पॉइंट में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।